नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का प्रबंध की इस 15वीं क्लास में। आज की यदि हम क्लास की बात करें तो आज क्लास संख्या 15 है। इसके पहले 14 क्लासें अपलोड हो चुकी हैं, उन लोगों को आप देख लीजिएगा, है ना। उन 14 क्लास में लगभग अगर अपन देखें तो 1000 से प्लस क्वेश्चन अपन ऊपर पहुंच चुके हैं। आज ये 15वीं क्लास है। हर बार की तरह समय को ना गवाते हुए अपन इसको चालू करते हैं। इसकी यदि आप लोगों के लिए PDF चाहिए हो तो आप लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं, जिसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। उसमें आप जरूर जुड़ जाएं ताकि उसमें आपको इससे संबंधित PDF और जितनी भी पटवारी से रिलेटेड PDF है ना, चाहे वो इतिहास की PDF हो, चाहे वो इंग्लिश की PDF हो, है ना, मैथ की हो, रीजनिंग की हो, सभी की उसमें उपलब्ध कराई जा रही हैं। जैसे ही क्लास होती है PDF पहले डाल दी जाती है और जब क्लास समाप्त होती है तो उसके बाद में PDF उसमें डाल दी जाती है। चलिए शुरू करते हैं। प्रबंध के सिद्धांत। और हाँ बता दूं, ये जो 15वीं क्लास है इसमें हम अधिकतम सिद्धांतों पर ज्यादा चर्चा करेंगे, है ना। जो 100 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं वो सिद्धांतों से रिलेटेड ज्यादा है कि किसने क्या सिद्धांत कहे, क्योंकि ये सिद्धांत से सीधा सीधा एक क्वेश्चन आ ही जाता है। एक या दो क्वेश्चन सिद्धांतों से आप मान के चलिए कि आएंगे ही, इसीलिए इस वाले टॉपिक को कवर किया है। तो पहला ही है कि प्रबंध के सिद्धांत भौतिक विज्ञान के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की तरह बेलोच या ब्रह्म वाक्य ना होते होते हैं, लोचशील एवं गतिशील। अब इस बात को समझिए, पहले तो शब्दों पे ध्यान दीजिए। चलिए चालू करते हैं। प्रबंध के सिद्धांत भौतिक विज्ञान के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की तरह बेलोच या ब्रह्म वाक्य ना होकर लोचशील और गतिशील होते हैं। यानी कि जो प्रबंध के सिद्धांत हैं वो सिद्धांत तो हैं, पहले तो सिद्धांत को समझ लीजिए। सिद्धांत का मतलब होता है जिसे सिद्ध करके अंत कर दिया गया हो, यानी सिद्ध कर दिए, अब सिद्ध तो हो ही गया, अब वो अंत हो गया, यानी कि अब उसमें परिवर्तन होना असंभव है, लगभग परिवर्तन होना असंभव है। अब चूंकि जब सिद्धांत में परिवर्तन होना असंभव है और अगर उसमें परिवर्तन होता है तो फिर भाई वो सिद्धांत किस काम का, है ना। तो जब सिद्धांत में परिवर्तन होना असंभव है, लेकिन यहां तो ये दूसरी बात बोल रहे हैं कि जो प्रबंध के सिद्धांत है वो भौतिक विज्ञान के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, जैसे भौतिक विज्ञान का जो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत है उसका अभी तक कोई खंडन नहीं है और ऐसा है भी नहीं कि भविष्य में उसका कोई खंडन हो पाए। कोई भी वस्तु होगी ऊपर जाएगी तो वो नीचे जरूर आएगी, क्योंकि पृथ्वी के अंदर एक गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, न्यूटन ने दिया था, है ना। तो उसका कोई एक तरीके से काट नहीं है, वो है तो है, वो सिद्धांत है। तो ये यही वाक्य कहना चाह रहे हैं कि जो प्रबंध के सिद्धांत हैं वो गुरुत्वाकर्षण की सिद्धांत की तरह बेलोच या ब्रह्म वाक्य, ब्रह्म वाक्य का मतलब है अकाट्य वाक्य, जो बोल दिया तो बोल दिया, ना होकर लोचशील एवं गतिशील है, यानी कि समय समय पर इनमें परिवर्तन होता रहता है। इसीलिए उन्होंने उसको लोचशील एवं गतिशील बताया है। क्लियर। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया पहला। प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हुए भी उन्हें जड़त्व लागू नहीं किया जा सकता। ये किसने कहा है? हेनरी फेयोल ने। ये भी अगर देखा जाए तो पहले प्रश्न की ही एक व्याख्या है, जो भी मैंने बताया आपको, सिद्धांत, असंभव, ये जो शब्द बताए इसी से समझिएगा आप, इसी से जोड़ के चलते हैं अपन। प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हुए भी, सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल, मतलब सभी जगह एक समान ये लागू होते हैं और एक जैसे होते हैं, फिर भी वो जड़त्व में लागू नहीं होते। जड़त्व का फिर वही जड़त्व का आ गया, जड़त्व जो बलागु था न्यूटन का, उसी से इन्होंने इसकी तुलना कर दी और कह दी कि फिर भी यह हर कहीं लागू नहीं होते। सार्वभौमिक तो हैं, सब लोग उनको मानते हैं, पर हर कहीं नहीं होंगे, समय परिस्थितियों के अनुसार बदलते हुए चले जाएंगे। तो ये किसने कहा है? हेनरी फेयोल ने। उनकी इस पूरी बात से आप पूरे कथन को समझ सकते हैं। यानी कुल मिला के ये कहने की बात है कि प्रबंध बात ही मैनेजमेंट की है ना। अब आप इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप एक संगठन में हैं और एक व्यक्ति जो है जिससे आप व्यक्तिगत रूप से चिढ़ते विढ़ते हैं, लेकिन आपको चूंकि उससे काम करवाना है तो उससे जाके आप एक बात बोल दीजिए। क्या बोलना है? अरे भाई ये काम करना है और मुझे उम्मीद है कि ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। तो अब वो जो व्यक्ति होगा वो सोचेगा यार, मतलब यार बॉस जो है मेरे पे भरोसा कर रहा है, मैं ही कर सकता हूँ, वो लड़का तुरंत कर देगा। अब आप अपने पुराने नियमों को लागू करेंगे, अरे भाई का चल काम कर, काम करना पड़ेगा तेरे लिए, हो सकता है वो गलत काम कर दे, हो सकता है वो मन से काम नहीं करे, पर चूंकि आपने यहाँ से क्या बोल दिया, कारण क्या होता है, बोलने का तरीका क्या है, सिर्फ एक नियम से हमने डायरेक्ट बोल दिया कि भैया हाँ आपको ये काम करना है, पर अब वो उसके अनुसार काम नहीं कर रहा ना, तो यहाँ मैनेजमेंट की जरूरत है, यहाँ प्रबंध की जरूरत है। आप उसको ऐसा बोलो कि उसको काम करने में मजा आए, उसको अंदर भी अच्छा लगे। तब आप उससे क्या बोल दो कि भाई ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो, इसीलिए तुमको चुना है, अपने आप वो काम कर देगा। तो यहाँ पर जो प्रबंध का नियम है वो चेंज हो गया। समझ गए ना आप लोग? तो प्रबंध के जो सिद्धांत हैं सार्वभौमिक तो हैं, पर वो जड़त्व के द्वारा, जैसे जड़त्व लागू नहीं किया जा सकता। जड़त्व का मतलब एकदम से हर कहीं लागू नहीं किया जा सकता। क्लियर।
उम्मीद है आप लोगों को ये वाली बात समझ आ गई होगी। आ गई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। तीसरे पे आते हैं, प्रबंध के द्वारा अधिकारों का प्रत्यायोजन उसको करना चाहिए जिसके पास क्या हो। उत्तरदायित्व बिल्कुल, प्रबंध के द्वारा अधिकारों का प्रत्यायोजन उसको करना चाहिए जिसके पास क्या हो, तो उत्तरदायित्व हो। क्या हो, उत्तरदायित्व। कर्मचारी और नियुक्तियों को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करती है उचित पारिश्रमिक पद्धति। किन किन को, कर्मचारियों को और नियुक्तियों को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करती है उचित पारिश्रमिक पद्धतियां। क्लियर। फेयल के अनुसार सत्ता का विकेंद्रीकरण एवं केंद्रीकरण किस पर निर्भर करता है। विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण अपन लोगों ने इस पर चर्चा की थी, है ना। केंद्रीकरण का मतलब होता है ये है, देखिए ऐसे समझ लीजिए, ये केंद्र है, यहां पर शक्ति आ गई। विकेंद्रीकरण का मतलब है कि शक्ति बांट दी गई। तो ऊपर वाली जो, बाहर वाली जो रेखा है ये वाली, ये हो गई विकेंद्रीकरण, ये हो गई केंद्रीकरण। शक्ति सेंट्रल में है तो केंद्रीकरण है, शक्ति को बांट दिया गया अधीनस्थों में तो विकेंद्रीकरण हो गया। तो वही बोल रहे हैं कि सत्ता का विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण किस पर निर्भर करेगा। प्रबंधकों के व्यक्तिगत गुण पर, पहली चीज, अधीनस्थों की जो योग्यता होगी उस पर, और व्यवसाय की जो दशा होगी उस पर। ये तीन ऐसी बातें हैं जिस पर विकेंद्रीकरण केंद्रीकरण निर्भर करता है। अगर आप व्यवहारिक रूप से भी देखेंगे तो मान लीजिए प्रबंधकों में वो व्यक्तिगत गुण नहीं है, अधीनस्थ जो है वो उतने योग्य नहीं है, तो आप विकेंद्रीकरण ना कर कर केंद्रीकरण करेंगे। मान लीजिए अगर प्रबंधक और अधीनस्थ हैं, मान लो प्रबंधक तो मुख्य हो गए, अब प्रबंधक मजबूत हैं, अधीनस्थ कमजोर हैं, तो आप क्या करेंगे, केंद्रीकरण। मान लीजिए प्रबंधक कमजोर है, अधीनस्थ ठीक ठाक दिखते हैं, तो विकेंद्रीकरण करेंगे। इसके अलावा आपको व्यवसाय की दशा को भी तो देखना पड़ेगा कि व्यवसाय कैसा है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनको अगर आप लोग समझते हुए चलेंगे तो एकदम बिल्कुल दिमाग में आ जाएंगे, जैसे ही परीक्षा में बैठेंगे सीधा सीधा आंसर सही सही होगा। हाँ, दबाव की वजह से गलत कराएं तो एक अलग बात है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बैठिएगा, क्योंकि दबाव से कुछ हासिल नहीं होता। दबाव में अगर आप रहेंगे कि ये सही होगा गलत होगा तो 101% आप उसको गलत ही करके आएंगे। 6 से 7 साल का अनुभव बता रहा हूँ। अगर दबाव में आप पेपर देंगे और ज़्यादा ही समझ लीजिए 8 से 9, तो आप वो वाला क्वेश्चन गलत कर कर ही आएंगे। इसलिए दबाव में बिल्कुल मत रहना, जो पढ़ा है, जो दिमाग ने पहले बार में कह दिया वही उसका आंसर होगा। दूसरी बार में जहां दिमाग चलता है तो क्वेश्चन गलत हो जाता है, कभी भी आप लोग आजमा के देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं। उच्चतम स्तर से निम्न स्तर तक के पदाधिकारियों का क्रम क्या कहलाता है, तो सोपान श्रृंखला। उच्चतम स्तर से निम्न स्तर तक के, याद रखिएगा, उच्चतम स्तर से जो निम्न स्तर तक के पदाधिकारियों का क्रम है वो क्या कहलाता है, तो सोपान श्रृंखला। नॉर्मल प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। उर्विक के अनुसार, ये एक व्यक्ति हैं उर्विक के अनुसार सभी उच्च अधिकारियों के लिए अधीनस्थों की आदर्श संख्या क्या होती है, तो 4। ये जो शब्द आदर्श लगा है ना, ये एक तरीके से सार्वभौमिकता को व्यक्त करता है कि मतलब सभी जगह पर अगर देखी जाए तो जो अधीनस्थ हैं वो कितने होने चाहिए, 4। क्लियर। अब ये 4 है, थ्योरी की क्लास में इन चारों पे अपन विशेष तरीके से बातें करेंगे। अभी ये है कि आप लोग इसको पढ़ते हुए चलें, है ना, क्योंकि अभी देखने वाले बहुत सारे वो व्यक्ति होंगे जिन्होंने प्रबंधन पढ़ भी लिया होगा और जो लोग नए भी होंगे। थ्योरी की क्लास में अपन इन पे सब पे विशेष रूप से चर्चा करेंगे। एक ऐसा गणितीय सूत्र जिसके आधार पर उच्च अधिकारियों एवं अधीनस्थों के बीच संबंधों का विश्लेषण करके समुचित संख्या निर्धारित की जा सकती है, को विकसित किया ग्रेफू नाजने ने। किसने किया, ग्रेफू नाजने ने। क्या था, एक ऐसा गणितीय सूत्र जिसके आधार पर उच्च अधिकारियों एवं अधीनस्थों के बीच संबंधों का विश्लेषण करके समुचित संख्या निर्धारित की जा सकती है, को विकसित किया, तो ग्रेफू नाजने ने। अपवाद का सिद्धांत के प्रतिपादक थे FW टेलर। भाई साहब, इन टेलर से संबंधित जितनी भी जानकारियां हो बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। एक बार मैं इसी प्रबंध में, अब वो कौन सी क्लास होगी ये तो मैं निश्चित नहीं कह सकता, लेकिन एक क्लास जरूर लूंगा जिसमें ये FW टेलर और साथ साथ से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न आगे पीछे घुमा फिरा के जैसे भी आते हैं उन सबको कवर करवाऊंगा। क्लियर। हाँ, तो FW टेलर से तो बहुत ही मतलब प्रश्न है जो आ ही रहे हैं एक तरीके से। उच्च अधिकारियों की नीति मूलक मामलों में अपना समय एवं ऊर्जा खर्च करनी चाहिए, ना कि नैतिक प्रकृति के कार्यों में। यह क्या बताता है, इसको बहुत अच्छे समझना, अपवाद का सिद्धांत। अब समझिए, उच्च अधिकारियों की नीति मूलक मामलों में अपना समय एवं ऊर्जा खर्च करनी चाहिए, ना कि
उच्च अधिकारियों को नीतिमूलक मामलों में, ना कि नैतिक प्रकृति के कार्यों में। दरअसल अगर देखा जाए तो ये सिद्धांत जो है ये गलत सिद्धांत है। अगर अपन नॉर्मल देखेंगे तो नैतिक रूप से तो ये गलत है, इसीलिए तो उन्होंने अपवाद का सिद्धांत दिया है। नैतिक रूप से ही गलत है, क्योंकि जो उच्चाधिकारी होंगे तो उनको यार जो नैतिक प्रकृति है उनके कार्यों को करना चाहिए। लेकिन चूंकि यहाँ वो अलग बात कर रहा है, क्योंकि उनको संगठन को खड़ा करना है ना, संगठन को मजबूत बनाना है, प्रबंध को मजबूती देना है। तो इस चक्कर में उच्च अधिकारियों को नीति मूलक मामलों में अपना समय एवं ऊर्जा खर्च करनी चाहिए, ना कि नैतिक प्रकृति के कार्यों में। तो जो अपना कार्य करें वो, उनको नैतिक प्रकृति से ज़्यादा मतलब नहीं। असलियत ये है, नैतिक दृष्टि से ये गलत बात है, पर व्यवहारिक दृष्टि से उनके संगठन के लिए ये एक अच्छी बात है। इसलिए इसको अपवाद का सिद्धांत भी कहा गया है। क्लियर? चलिए, अगर आप लोगों को समझ में आता जाए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्लियर? समर्पित एवं सहभागी नेतृत्व का सिद्धांत के प्रतिपादक थे रैंसिस लिकट। कौन थे? रैंसिस लिकट। समर्पित एवं सहभागी नेतृत्व के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो रैंसिस लिकट। अमेरिका दुनिया की एक महान शक्ति बना हुआ है, हम सब जान रहे हैं। मूल कारण क्या है? प्रबंध कौशल बेजोड़ है। हाँ, याद रखिएगा, वहाँ का जो प्रबंध कौशल है, जिस प्रबंध को मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उन लोगों का बहुत मजबूत है वो, है ना। उनका प्रबंध कौशल बेजोड़ है। अमेरिका दुनिया की एक महान शक्ति बनाओ, इसीलिए उनके प्रबंध की कोई सी बात देख ली जाए, वहाँ ना ही कोई प्रबंध मतलब संगठन, किसी को भी उठा लो, वहाँ कोई एक संगठन तो है नहीं, है ना। बहुत सारे संगठन है, हर चीज़ों के अपने अपने अलग संगठन है, हर चीज़ वहाँ पे प्राइवेट है। अगर देखा जाए तो वो सब लोग अपने काम को इतने तन्मयता से करते हैं, इतने अच्छे से करते हैं कि वो लोग एक देखा जाए तो दुनिया की एक महान शक्ति बने हुए हैं। इसीलिए भारत में क्या है, प्रत्येक व्यक्ति अपने काम को करना नहीं चाहता, दूसरे के काम में उनकी टांग खींचने में लगा रहेगा। यही तो भारत की स्थिति है। अपने काम को तो वो ढंग से करेगा ही नहीं, और दूसरा भी यदि कर रहा हो तो उसकी टांग अलग खींचेगा। वो दरअसल क्या है, वो ऐसी प्रकृति बन गई है ना भारत के व्यक्तियों की। ये अभी की प्रकृति नहीं है, ये बहुत पहले से चलती आ रही हुई प्रकृति है। तो अब प्रकृति इतनी जल्दी तो इंसान की बदलती नहीं है, जिसको हम फितरत कहते हैं। फितरत इंसान की बदलती नहीं है, अब वो बदलेगी, लेकिन धीरे धीरे, जब समझ में आएगा कि हम पीछे जा रहे हैं। अब आप देखिए, जैसे चीन की मैं बात करूं, अमेरिका की बात करूं, तो यहाँ पर कुछ व्यक्ति, मतलब यहाँ पर कुछ ऐसे नियम है, नियम नहीं है मतलब ये सभी व्यक्तियों के लिए है, कि इन्होंने 8 घंटे अपने ऑफिस में काम किया, 8 घंटे, उसका पैसा इन्होंने ले लिया। किन्ने? चीन के और अमेरिका के व्यक्तियों ने। अब साथ साथ वो लोग 2 घंटे और काम करेंगे, इस 2 घंटे का पैसा वो नहीं लेंगे, ये 2 घंटे का पैसा वो राष्ट्र के लिए समर्पित करते हैं। यानी कि उन्होंने अपने मन से सेवा भाव किया। ये हर दिन चलता है, किसी दिन छूट भी जाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो उनमें काउंट होता जाता है। तो ये 2 घंटे अपने मन से देंगे। भारत में देख लो, भारत में बोल दो किसी टीचर से कि 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ा दो, पढ़ाएगा? बिल्कुल ना पढ़ाएगा। ऊपर से मुंह और बना लेगा, वीडियो अलग बना लेगा, है ना, दिखाने और लगेगा। किसी भी विभाग में देख लो आप, खाली टीचर विभाग की नहीं है, किसी भी। और भारत में तो इस बात पे ज़्यादा जोर दिया जाता है कि हम तो सरकारी जॉब पर हैं, अब बस हम सरकारी जॉब पे हैं, पैसा आता है, और कई क्या करते हैं, जाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, वहाँ बैठ जाते हैं, महीने में 2-4 छुट्टी मान लेते हैं, बढ़िया आ रहा है पैसा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भारत की व्यवस्था है। ये व्यवस्था जब तक नहीं बदलेगी, और ये व्यवस्था बदलने का सीधा सा मतलब दिमाग की मानसिक स्थिति को बदलने से है। या तो मानसिक स्थिति से बदल दिया जाए, या फिर कठोर नीतियाँ लागू कर दी जाएँ, दोनों ही हैं, है ना। तो या तो कठोर नीति से होगा, जो कि योगी जी कर रहे हैं और करते भी हैं, या फिर अब वो जो मानसिक स्थिति उनकी, तो मानसिक स्थिति बदलने के लिए तो बहुत समय चाहिए। हाँ, जो कार्यालय जो नीति होती है उनसे ये बदला जा सकता है। चलिए, तो मैं फिर से अपने उस पर आता हूँ, कहाँ पहुँच गया था। चलिए, ये भी बातें जरूरी हैं, देखिए दोस्तों, है ना। अब आप लोग जब पढ़ रहे हैं तो ये सब बातें आप लोगों को जरूरी हैं, जानना जरूरी है। श्रम भूमि पूंजी उत्पादन के कौन से साधन हैं? तो भौतिक साधन। श्रम भूमि पूंजी उत्पादन के कौन से साधन हैं? तो भौतिक साधन। प्रबंध का संबंध किससे सबसे ज्यादा है? तो मानवीय व्यवहार से। प्रबंध का संबंध किससे सबसे ज्यादा है? मानवीय व्यवहार से। प्रबंध कुशलता एवं प्रभावशीलता को जांचने के लिए यह देखा जाना चाहिए कि प्रबंधक की सीमा तक उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं, किंतु इसके लिए कोई निश्चित परिमाणात्मक तकनीक नहीं है। यह कथन किसका है? तो पीटर ड्रकर का। देखिए, मैंने कहा था ना, इस क्लास में कथन काफी सारे आएंगे, तो इस पीटर ड्रकर को याद रखिएगा।
यहाँ पर आप लोगों को, हाँ देखिए फिर से सुन लीजिए, प्रबंध कुशलता एवं प्रभावशीलता को जांचने के लिए यह देखा जाना चाहिए कि प्रबंधक की सीमा तक उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं, किंतु इसके लिए कोई निश्चित परिमाणात्मक तकनीक नहीं है। यह कथन है पीटर ड्रकर का। क्लियर। अब देखिए, प्रबंध से तात्पर्य पूर्वानुमान लगाना तथा योजना बनाना, संगठित करना, आदेश देना, समन्वय करना एवं नियंत्रण करना। यह कथन किसका है? हेनरी फेयोल का। इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है परीक्षाओं में, याद रखिएगा। ठीक है, प्रबंध से तात्पर्य है पूर्वानुमान लगाना, किसी कार्य का पूर्वानुमान लगाया तो ये नियोजन हो जाता है। फिर हमने योजनाएं बनाई, फिर हमने संगठित किया, फिर समन्वय किया और फिर नियंत्रण किया। तो ये कथन किसका है? हेनरी फेयोल का। हेनरी फेयोल का। वह व्यक्ति जिसने वैज्ञानिक प्रबंध का विचार दिया था, कौन थे? WF टेलर। देखो टेलर से फिर आ गया। वह व्यक्ति जिसने वैज्ञानिक प्रबंध का विचार दिया था, FW टेलर। नियोजन और संगठन कौन से कार्य हैं? तो नियोजन और संगठन दरअसल प्रबंधकीय कार्य हैं। कौन से हैं? प्रबंधकीय कार्य। प्रबंध में मानव संबंध उपागम के प्रवर्तक हैं एल्टन मेयो। कौन है? एल्टन मेयो। मेयो, याद रखिएगा ये मेयो है, एक बार यहाँ लिख देता हूँ मैं, मेयो। आपने लॉर्ड मेयो का नाम सुना होगा इतिहास में, है ना? इसलिए जाने जाते हैं लॉर्ड मेयो, बताइए जल्दी। सर्वप्रथम उन्हीं के समय में जनगणना हुई थी कि नहीं हुई थी? लॉर्ड मेयो हुई थी। फिर कैनिंग के समय पर हुई थी नियमित जनगणना। नॉर्मल जनगणना किसके समय हुई थी? लॉर्ड मेयो। तो वही सरनेम है यहाँ पे, एल्टन मेयो, याद रखिएगा। प्रबंध में मानव संबंध उपागम के प्रवर्तक हैं। वेलोसिटी ऑफ मैनेजमेंट किसके द्वारा लिखी गई है? इंपॉर्टेंट बुक है, ओलिवर शोल्डन के द्वारा। किसके द्वारा? ओलिवर शोल्डन के द्वारा। वेलोसिटी ऑफ मैनेजमेंट किसके द्वारा लिखी गई है? ओलिवर शोल्डन के द्वारा। हो सकता है दोस्तों शायद एक आध कुछ शब्द यहाँ वहाँ हो रहा हो, वैसे तो पूरा क्लियर ठीक है ना? जैसे यहाँ ना है, ला, कभी कुछ ऐसा हो जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग समझते हुए चलिएगा। जो PDF मिलेगी उसमें आपको क्लियर मिल जाएगा, ओलिवर शोल्डन द्वारा। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है, वैसे तो मैं बता ही देता हूँ आपको। प्रबंध कला है या विज्ञान? कला और विज्ञान दोनों, याद रखिएगा। प्रबंध कला है या विज्ञान, यहां तक है तो यह कला भी है और भैया विज्ञान भी है। खाली विज्ञान होता तो सिर्फ सिद्धांतों पर चलने लगता, समझिए। प्रबंध खाली विज्ञान होता तो केवल सिद्धांतों पर चलता। चूंकि वह कला भी है, इसीलिए सिद्धांतों से ऊपर हटके या साइड में हटके भी इसमें कार्य किया जाता है। शुरुआत में अगर आप देखेंगे वीडियो को, थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो शुरुआत के 2 प्रश्नों में मैंने प्रबंध को अच्छे से समझा दिया है। वही है मेन प्रबंध, व्यवहारिक रूप से भी समझिए और नैतिक रूप से भी। तो जब समय जैसा आएगा उसके अनुसार निर्णय भी लेने पड़ेंगे, परिस्थितियां जैसी होंगी उसके अनुसार अपने कार्यों को भी बदलना पड़ेगा। यही प्रबंधन है, यही मैनेजमेंट है। ऐसा नहीं कि जो नियम बन गए तो फिर वो नियम लागू होते रहेंगे, समय समय पर उनको बदलना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर। प्रबंध और प्रशासन के बीच मुख्य अंतर क्या है? सुनिए, प्रबंध मुख्यतः निर्धारणात्मक है। निर्धारणात्मक है प्रबंध मुख्यतः। क्या है? देखिए, प्रबंध और प्रशासन के बीच में मुख्य अंतर क्या है? तो प्रबंध जो है निर्धारणात्मक है, निर्धारणात्मक है। इस शब्द में थोड़ी जीभ ऐसी हो रही है। क्या है? निर्धारणात्मक, जबकि प्रशासन क्रियात्मक है। आप समझिएगा आप, यानी जो प्रबंध है वो निर्धारण करता है, प्रशासन का काम सीधा क्रिया कर देने का है ना? प्रबंध और प्रशासन के बीच मुख्य अंतर क्या है? प्रबंध की यदि हम बात कर लें तो प्रबंध क्या होगा भैया? ऊपर देखिए, ऊपर से समझिएगा आप लोग। मान लीजिए ये प्रबंध है, तो प्रबंध का क्या काम है? प्रबंध का काम है एक तरीके से निर्धारण करना, देख लिया क्या काम है, कैसा क्या है। पर जब हम प्रशासन की बात कर लेते हैं तो प्रशासन एक कदम आगे है ना? एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात कर लेंगे प्रशासन की, तो ये इससे एक कदम आगे है। इसका मुख्य कार्य क्या है? क्रियात्मक, यानी ये क्रिया करेगा सीधे। क्लियर। चलिए, निर्धारण और क्रियात्मक, इन पे याद रखिएगा। प्रबंध का प्रणाली उपागम संबंधित है, प्रबंध सूचना प्रणाली से। प्रबंध का प्रणाली उपागम संबंधित है, प्रबंध सूचना प्रणाली से। क्लियर। प्रबंध का प्रणाली उपागम संबंधित है, प्रबंध सूचना प्रणाली से। प्रबंध का नियोजन कार्य किसके द्वारा किया जाता है? उच्च स्तरीय प्रबंध के द्वारा। उच्च स्तरीय प्रबंध के द्वारा। प्रबंध का नियोजन कार्य किसके द्वारा किया जाता है?
उच्च स्तरीय प्रबंध के द्वारा। मेनार्ड और बर्गर ने प्रबंध के जो 3 मूलभूत कार्य बताए हैं उनमें क्या शामिल नहीं है? तो अभिप्रेरणा। मेनार्ड और बर्गर ने प्रबंध के जो 3 मूलभूत सिद्धांत बताए हैं उनमें क्या शामिल नहीं है? तो याद रखिएगा, अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन उसमें शामिल नहीं है। विख्यात विद्वान कुर्ज और ओ डोनेल ने प्रबंध के कितने कार्य बताए हैं? तो उन्होंने कितने बताए हैं प्रबंध के कार्य? 5 कार्य बताए हैं। कितने बताए हैं? 5 कार्य। किस किस ने बताए हैं? विख्यात विद्वान हैं कुर्ज और ओ डोनल। क्लियर। निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भौतिक एवं मानवीय संसाधनों को प्राप्त करने एवं उनके बीच पारस्परिक संबंधों का एक तार्किक ढांचा तैयार करने का कार्य कहलाता है संगठन। याद रखिएगा, निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो निर्धारित कर दिए गए हैं, भौतिक एवं मानवीय संसाधनों को प्राप्त करने और उनके बीच पारस्परिक संबंधों का एक तार्किक ढांचा तैयार करने का कार्य संगठन का। मैं इस वाले प्रश्न को इसलिए बार बार बोलता हूं, आप सोचते होंगे सर आंसर तो संगठन है, बहुत सारे प्रश्नों में उसका भी आंसर संगठन है। तो संगठन की कोई एक परिभाषा नहीं है। पहली बात तो ये है, संगठन को भी अगर देखा जाए तो उसके बहुत सारे मतलब निकलते हैं। वो उन्हीं मतलबों से संबंधित 1-2 लाइन डाल देंगे और बीच में संगठन डाल देंगे, तो आपको उसका जो सही आंसर है वो संगठन ही लगाना होगा। हालांकि देख लेना कि संगठन वाले ऑप्शन इसमें सही फिट बैठ रहा है कि नहीं, अपने मन से नहीं ठोक देना है ना। उसको लगाना तभी है जब आप मन से देख लें और आपको संतुष्टि हो जाए कि हाँ भाई संगठन के लिए ये बातें कही जा रही हैं, संगठन लगा दो। चलिए, सही व्यक्ति को सही काम, यह किसका आधार है? नियुक्तिकरण का। बिल्कुल। देखिए, अगर सही व्यक्ति को सही काम यानी कि जो व्यक्ति जिस काम के लिए उपयुक्त है, उचित है, उसी को तो दिया जाएगा, अन्य को नहीं दिया जाएगा। तो यही नियुक्तिकरण का जो आधार होता है वो यही होता है। अब नियुक्तिकरण में अगर हम अपना परिवारवाद ले आए, अपने दोस्तों को नियुक्त करने लगे, मान लीजिए हम किसी एक पोस्ट पे हैं, हमने उसको कर दिया, उसको कुछ कंप्यूटर का काम ही नहीं आता, हमने किसी को बोल दिया काम टाइपिंग का है और हमने बुला दिया उसको जिसको आते नहीं है, वो मोबाइल लेके अपना दिन भर बैठा है तो काम भी ढंग से नहीं करेगा, तो ये नियुक्तिकरण थोड़ी ना हुई। तो उसको सिखाया जाएगा, फिर ये करा जाएगा। तो नियुक्तिकरण का क्या मतलब है? सही व्यक्ति को सही काम, भाई जिस पे टाइपिंग आती है उसी को बिठाला जाएगा। तो यही है नियुक्तिकरण। अब इसको भी घुमा फिरा के आपसे पूछ लेंगे तो कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल अपने शांत दिमाग से दिमाग का उपयोग करना, एकदम सही हो जाएगा। नियुक्तिकरण को जिन प्रबंध शास्त्रियों ने प्रबंध का एक कार्य नहीं माना है उनमें कौन शामिल है? अर्नेस्ट डेल। कौन शामिल है? अर्नेस्ट डेल। ये कहते हैं भैया कि ये प्रबंध का कार्य नहीं है, नियुक्तिकरण प्रबंध का कार्य नहीं है, ऐसा अर्नेस्ट डेल ने कहा है। साथ ही उन्होंने क्यों कहा है इसके बारे में भी बताया, पर इसकी चर्चा अपन करेंगे जब थ्योरी की क्लास लेंगे। ठीक है, बस चलिए। संचार, पर्यवेक्षण, अभिप्रेरणा और नेतृत्व किसमें सम्मिलित है? तो निर्देशन के कार्यों में। किसमें सम्मिलित है? निर्देशन के कार्यों में। प्रबंध के कौन से कार्य को हम उपलब्धि का लेखा करना कह सकते हैं? नियंत्रण को। प्रबंध के कौन से कार्य को हम उपलब्धि का लेखा करना कह सकते हैं? नियंत्रण को। किसको? नियंत्रण को। सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना किसके अंतर्गत आता है? संगठन के। सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना किसके? अब देखिए, संगठन के, वहां भी संगठन था, यहां भी संगठन आ गया, तो इसको आप लोग अपने दिमाग से, अपने विवेक से इसका आंसर लगाइएगा। इससे संबंधित एक प्रश्न आपके पास में आएगा, समझ लीजिए। इसलिए संगठन को, एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी की बुक में आप एक बार संगठन को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, इसकी पूरी थ्योरी को एक बार पढ़ लेंगे, या जब क्लास देख लेंगे तब तो आ ही जाएगा। मान लीजिए अगर आपको अभी पढ़ना है तो एनसीईआरटी की आप संगठन वाली इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। हम मोटर हैं, हवाई जहाज, फ्रिज, रेडियो या जूते के फीते नहीं बनाते, हम बनाते हैं मनुष्य, और मनुष्य इन वस्तुओं का निर्माण करते हैं। इस कथन से क्या स्पष्ट होता है? मनुष्य का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन। ठीक है, हम मोटर हैं, हवाई जहाज, फ्रिज, रेडियो, जूते के फीते नहीं बनाते, मनुष्य और मनुष्य इन वस्तुओं का निर्माण करते हैं। समझिएगा, मनुष्य और मनुष्य इन वस्तुओं का निर्माण करते हैं। यह कथन से क्या स्पष्ट होता है? इससे स्पष्ट होता है मनुष्य का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन। मनुष्य का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन। क्लियर? वस्तुओं का निर्देशन। चलिए, प्रबंध प्रक्रिया में सम्मिलित चरणों की संख्या है। प्रबंध प्रक्रिया में सम्मिलित चरणों की संख्या है तो 3। कितनी है?
3। क्लियर। प्रबंध प्रक्रिया में सम्मिलित चरणों की संख्या कितनी है? 3। कर्मचारियों का चयन, प्रशिक्षण, निर्देशन एवं अभिप्रेरणा किस में सम्मिलित होता है? क्रियान्वयन रूपी चरण में। किस में होता है? क्रियान्वयन रूपी चरण में। कर्मचारियों का चयन, प्रशिक्षण, निर्देशन एवं अभिप्रेरणा किस में सम्मिलित होगी? क्रियान्वयन रूपी चरण में। भूमि, सामग्री, मशीन किन संसाधनों के अंतर्गत आते हैं? उत्पादन के भौतिक साधन। किसके? उत्पादन के भौतिक संसाधन। कार्य कुशलता एवं लाभ, डेटा दोनों क्या हैं? प्रबंध उत्पादन के महत्वपूर्ण घटक। कार्य कुशलता एवं लाभ, डेटा दोनों क्या हैं? प्रबंध उत्पादन के महत्वपूर्ण घटक। सांयोगिक अवधारणा, याद रखिएगा ये अम की बिंदी है यहाँ पे। सांयोगिक अवधारणा के अनुसार प्रबंध तभी सफल हो सकता है जब प्रबंधक क्या करे? परिस्थितियां एवं घटनाओं के अनुरूप कार्य करे। देखिए आ गया ना, प्रबंध दरअसल परिस्थितियों और घटनाओं पे बहुत ज़्यादा वो रहता है। ऐसा नहीं कि नियम बना दिए तो चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, घटनाएं कैसी भी हो, नियम को लागू कर देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। नियम तुरंत चेंज हो जाते हैं प्रबंधन के समय। क्लियर। ये कोई विज्ञान के ऐसे नियम नहीं है कि भाई बिल्कुल जैसे अभी मैं अभी बताया आपको कि गुरुत्वाकर्षण का नियम, जड़त्व का नियम, उससे जब तुलना की तो बता दिया कि भाई ये नियम गतिशील भी हैं और परिवर्तनशील भी हैं, है ना। तो सांयोगिक अवधारणा के अनुसार प्रबंध तभी सफल हो सकता है जब प्रबंधक क्या करे? परिस्थितियां एवं घटनाओं के अनुरूप कार्य करे। क्लियर। पहले प्रबंध शास्त्री एवं आधुनिक प्रबंध के जनक कौन माने जाते हैं? हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल। भैया दो के बारे में तो आपको बहुत अच्छे, एक F.W. टेलर और एक हेनरी फेयोल, इनसे तो क्वेश्चन आना ही है। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो हेनरी फेयोल। आगे लो भैया, इनकी एक पुस्तक बिल्कुल याद कर लेना, भूलना ही नहीं है। हेनरी फेयोल की पुस्तक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। जनरल। हिंदी शिव ने प्रबंध के कितने तत्व कार्यों का उल्लेख किया है? हिंदी, ये क्वेश्चन को हटा दो, ये गलत क्वेश्चन है ना। सॉरी सॉरी, ये सही है, इसमें लिखिए हेनरी फेयोल ने। ठीक है, हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल, ये हेनरी फेयोल है। कितने तत्वों के कार्यों का उल्लेख किया है? तो 5। कितनों का किया है? 5। क्लियर। प्रबंध के कार्य को दर्शाने हेतु POIM सूत्र का प्रयोग किसने किया था? हेनरी फेयोल ने। किसने किया था? हेनरी फेयोल ने। यह हमेशा निश्चित होते हैं तथा इसमें सेल्फ डिसीजन नहीं लिया जा सकता। क्या है? तो नियम। क्या है? नियम। यह हमेशा निश्चित होते हैं तथा इसमें सेल्फ डिसीजन नहीं लिया जा सकता। क्या है? नियम। ठीक। किन का क्षेत्र विस्तृत होगा और इनके कार्य निर्णय में विचारों का मार्गदर्शन करना होता है और यह स्वविवेक की अनुमति पर बदलते भी रहते हैं। तो कार्य विधि। क्या है? कार्य विधियां। सुनिए, किन का क्षेत्र विस्तृत होगा और इनके कार्य निर्णय में विचारों का मार्गदर्शन करना होता है और यह स्वविवेक की अनुमति पर बदलते भी रहते हैं। तो कार्य विधियां। क्लियर। किसी कार्य को करने की अंतिम सीढ़ी क्या है? तो किसी कार्य को करने की अंतिम सीढ़ी जो है वो लक्ष्य है। किसी कार्य को करने की अंतिम सीढ़ी लक्ष्य है। लक्ष्य के लिए तो बनाए जाते हैं भाई, संगठन हो, प्रबंधन हो, किसके लिए किया था? लक्ष्य के लिए। कभी लक्ष्य छोटा होगा, फिर बड़ा होगा, फिर उससे बड़ा होगा। आप अभी क्या कर रहे हो? अपने लक्ष्य के लिए लगे हुए हो, तो अंतिम सीढ़ी तो वही है ना। हालांकि वो एक आध्यात्मिक बात है कि मिलने के बाद लक्ष्य फिर से बढ़ जाता है, बदल जाता है, उससे ऊपर हो जाता है ना। तो लक्ष्य को पाते जाइए और बढ़ा करते जाइए, है ना। नियोजन के निर्धारण में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? पूर्वानुमान लगाना। भैया यदि आपको नियोजन करना है तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? पूर्वानुमान लगाना। पहले से ही घटना को भांप लेना, परिस्थितियों को समझ लेना, अपने जो भी आपने एक्सपीरियंस लिया है इतने सालों का, उसके अनुसार फिर बाद में एक निर्णय लेना पूर्वानुमान लगा कर कि इससे क्या हो सकता है। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और इससे क्वेश्चन आने की संभावना भी है। नियोजन से भी क्वेश्चन आएंगे, है ना। ये जितने पूरे टॉपिक है ना, उन सबसे एक एक क्वेश्चन प्रत्येक परीक्षा में, जितनी भी पटवारी वाली परीक्षाएं होंगी सब में आने वाले हैं, इसीलिए बहुत अच्छे से कर लीजिएगा इनको। और दूसरी बात, स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है मेरे भाई, स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है, स्कोर भी तो करना है।
तो इसमें से अगर देखा जाए तो मान लीजिए 20 का आ रहा है या 25 का आ रहा है, आप समझिएगा इन दोनों में, तो भैया आप 23 और 18 इतने तो कर ही सकते हैं, क्योंकि दो दो क्वेश्चन अगर दोनों से हटा दिए जाएं तो, क्योंकि दो दो क्वेश्चन वो हर परीक्षाओं में से देंगे जो किसी को नहीं आएंगे, पर जो 23 और 18 नहीं कर पाए ना वो बाहर है। क्लियर? हाँ। सरकारी प्रकाशन, वित्तीय संस्थाओं के प्रकाशन, गैर सरकारी प्रकाशन, पत्र पत्रिकाएं क्या हैं? नियोजन निर्माण हेतु पूर्वानुमान लगाने के लिए स्रोत हैं। क्या है? पूर्वानुमान लगाने के लिए स्रोत क्या था? सरकारी प्रकाशन, वित्तीय संस्थाओं के प्रकाशन, गैर सरकारी प्रकाशन क्या क्या है, इन पे देखिए, समझिए इनको। सरकारी प्रशासन, वित्तीय संस्थाओं के प्रकाशन, गैर सरकारी प्रकाशन, पत्र पत्रिकाएं क्या हैं? नियोजन निर्माण हेतु पूर्वानुमान लगाने के लिए स्रोत, पूरा उत्तर यहां से है, याद रखिएगा। नियोजन निर्माण हेतु पूर्वानुमान लगाने के लिए स्रोत। वैकल्पिक मार्गों का निर्धारण करना नियोजन प्रक्रिया का कौन सा चरण है? तीसरा। याद रखिए, अभी आएंगे ये सब चरण, थ्योरी पे अपन कवर करेंगे इन सबको। वैकल्पिक मार्गों का निर्धारण करना नियोजन प्रक्रिया का कौन सा चरण है? तीसरा। अब आप समझिएगा, आपने यहाँ तीसरा पढ़ लिया, अब जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आप कहेंगे अरे यार ये तो मैंने पढ़ाई तो पढ़ रखा है, और मन आपको तुरंत क्या संदेश दे देगा कि भाई ये तो सरल है, और जो भी चीज़ सरल होती है वो तुरंत दिमाग में आ जाती है ना। इसीलिए मैंने सबसे पहले 4 ऑप्शन वाले करवाए, फिर उसके बाद में 1 लाइन वाले करवाए। अब अपन करेंगे इसकी थ्योरी की क्लास। क्लियर? चलिए। जिस बिंदु पर योजना स्वीकृत की जाती है उसे क्या कहते हैं? निर्णय बिंदु। बिल्कुल, जिस बिंदु पर योजना स्वीकृत की जाती है उसे क्या कहेंगे? निर्णय बिंदु, है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई परिस्थितियां हैं, अब हमको लेना, हम सोच रहे हैं जो परिस्थितियां जब सही होंगी तब निर्णय लेंगे, तो जब वो सही होंगी और जब निर्णय लेना है तो वह बिंदु या वह एक तरीके से वो समय, उसको हम क्या बोलते हैं? निर्णय बिंदु। चलिए। हेरोल्ड कुर्ज के नियोजन में कितने सिद्धांतों का उल्लेख है? हेरोल्ड कुर्ज के नियोजन में 10 सिद्धांतों का उल्लेख है। कितने का? 10। याद रखिएगा। हम सर्वोत्तम कार्य मार्गों का चयन तभी कर सकते हैं जब सीमित तत्वों की पहचान कर ली जाए। हम सर्वोत्तम कार्य मार्गों का चयन तभी कर सकते हैं जब सीमित तत्वों की पहचान कर ली जाए और उनके समाधान विकल्प ढूंढने जाएं। नियोजन का यह सिद्धांत क्या कहलाता है? सीमित घटक का सिद्धांत। किसका? सीमित घटक का सिद्धांत। सीमित घटक का सिद्धांत। नियोजन की प्रक्रिया किसके निर्धारण के साथ प्रारंभ होती है? लक्ष्य एवं उद्देश्य। बिल्कुल, लक्ष्य और उद्देश्य होंगे तभी तो नियोजन करेंगे आप। अब जब लक्ष्य और उद्देश्य नहीं है तो काय का नियोजन, काय का प्रबंध? सबसे महत्वपूर्ण तो लक्ष्य है, दिमाग में कुछ होना चाहिए, कुछ बनाया है आपने तभी तो करेंगे। मान लीजिए आपको पटवारी का एग्जाम निकालना है, व्यापम की परीक्षा निकालना है, आपने लक्ष्य बना लिया, उद्देश्य आपका यही है कि भैया अब इसको निकालना है, तो उसके लिए फिर आप नियोजन की प्रक्रिया, कौन सी किताब लाना है, किस सर से पढ़ना है ना, किसको लाइक करना है, किसको बार बार देखना है, किसको सिर्फ परीक्षा के समय पर देखना है, ये सब आप लोग तय कर लेते हैं ना, यही नियोजन है। देखिए कितना व्यवहारिक है, याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नियोजन मानवीय गुणों को हतोत्साहित करता है, वह गुण है मौलिकता, रचनात्मकता और पहलपन। नियोजन दरअसल मानवीय गुणों को हतोत्साहित करता है, वह गुण है मौलिकता, रचनात्मकता और पहलपन। इस पर भी अपन विशेष चर्चा करेंगे, अगर इस पर मैं अभी चर्चा करने लगा समय काफ़ी ज़्यादा चला जाएगा, लेकिन इस पर चर्चा करेंगे कि ये वाली जो पूरी लाइन है ये किस कारण से उन्होंने कही, तो मौलिकता पर, रचनात्मकता पर और पहलपन पर। क्लियर? निधि योजना के अंतर्गत क्या क्या किया जाता है? निधि योजना के अंतर्गत क्या क्या किया जाता है? भविष्य की पूर्व कल्पना, परिणामों का पूर्वानुमान, संभावनाओं की परख। क्या क्या किया जाता है? भविष्य की पूर्व कल्पना कर ली, परिणामों का पूर्वानुमान लगा लिया और संभावनाओं की परख कर ली। ये 3 चीजें होती हैं निधि योजना के अंतर्गत। क्लियर? चलिए। नियोजन एक निरंतर जारी रहने वाली गतिशील प्रक्रिया है जिसका कभी भी अंत नहीं होता। जॉर्ज आर टेरी। ये किसने कहा है? जॉर्ज आर टेरी ने। क्या है? नियोजन एक निरंतर जारी रहने वाली गतिशील प्रक्रिया है जिसका कभी भी अंत नहीं होता। किसने कहा है? जॉर्ज आर टेरी ने। क्लियर? किसी उपक्रम की व्यापक और विस्तृत योजना जिसे अनिश्चित तथा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है कहलाती हैं बाह्य रचनाएं या बाहर की रचनाएं। इनको बाह्य रचनाएं भी कह सकते हैं या बाहर की, इसको बाह्य रचनाएं। बाह्य रचनाएं, कहीं कहीं किताबों में आपको बाह्य रचनाएं देखने को मिलेगा या बाहर की रचनाएं, इनको समझ जाइएगा। प्रश्न क्या था?
किसी उपक्रम की व्यापक और विस्तृत योजना जिसे अनिश्चित तथा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है उनको कहा जाता है बाह्य रचनाएं। डेविस मूरे ने जिन रचनाओं का उल्लेख किया है वह हैं आर्थिक व सामाजिक आंतरिक संगठनात्मक रचनाएं। कौन कौन सी हैं? डेविस मूरे ने जिन रचनाओं का उल्लेख किया हुआ है वह कौन कौन सी हैं? आर्थिक हैं, सामाजिक हैं, आंतरिक हैं, संगठनात्मक रचनाएं हैं। कौन कौन सी? आर्थिक, सामाजिक और आंतरिक संगठनात्मक रचनाएं। नीतियां क्या दर्शाती हैं? अंतिम परिणाम। नीतियां क्या दर्शाती हैं? अंतिम परिणाम। भाई नीतियां इसीलिए तो बनाई जाती हैं। भैया नीति बन गई, अब क्या होगा? अंतिम परिणाम। क्लियर? तो इसको बिल्कुल मत भूलिएगा। नीतियों का अन्य क्या कार्य है? मार्गदर्शन का कार्य। नीतियों का अन्य कार्य क्या है? तो मार्गदर्शन का कार्य। नीतियां किसकी सीमाओं को तय करती हैं? निर्णय की सीमाओं को। ये नीतियों से जानबूझ के 3 प्रश्न यहाँ पे डाल दिए गए थे कि आप लोग कभी नहीं भूलें। नीतियां किसकी सीमाओं को तय करती हैं? तो निर्णय की सीमाओं को। नीतियां किसको तय करती हैं? निर्णय की सीमाओं को। मीडिया वह सामान्य विवरण या नासमझ है जो निर्णय में विचार करने के लिए हमें मार्गदर्शन प्रदान करती है। हेरोल्ड और हैंज रिच। हेरोल्ड और हैंज रिच। क्लियर? ग्राहकों को उपकरण बेचने के साथ उन्हें विक्रय के उपरांत सेवा अनुबंध कराना किस नीति के अंतर्गत आता है? प्रवर्तन नीति। ग्राहकों को उपकरण बेचना, बिल्कुल, बेचने के साथ उन्हें विक्रय के उपरांत सेवा भी अनुबंध कराना किस नीति के अंतर्गत आता है? यही होता है प्रवर्तन नीति। क्या? प्रवर्तन नीति। अपवाद स्वरूप मामलों से निपटने के लिए प्रबंधक जब अपने उच्च अधिकारी से मार्गदर्शन चाहता है तब प्रयोग में ली जाने वाली नीतियां क्या हैं? याचना युक्त नीति। क्या है? याचना युक्त नीति। विचार करने के बजाय कार्य करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान कौन करता है? कार्य विधियां। कौन करता है? कार्य विधियां। विचार करने के बजाय कार्य करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान कौन करता है? तो कार्य विधियां। क्लियर? चलिए, विक्रय लेखांकन उत्पादन एवं विभागों में कार्य करने संबंधी निश्चित निर्देश उदाहरण हैं कार्य विधियों के। किसके हैं? कार्य विधियों के। विक्रय लेखांकन उत्पादन एवं विभागों में कार्य करने संबंधी निश्चित निर्देश उदाहरण हैं कार्य विधियों के। कार्य सुधार एवं सरलीकरण आसानी से तभी संभव है जब यह संबंधित होता है विभिन्न पद्धतियों से। देखिए, कार्य सुधार एवं सरलीकरण आसानी से तभी संभव है जब यह संबंधित होता है विभिन्न पद्धतियों से। किनसे? विभिन्न पद्धतियों से। कार्य विधियों को मार्गदर्शन कौन प्रदान करते हैं? नियम। कार्य विधियों को मार्गदर्शन कौन प्रदान करते हैं? कार्य विधियों को मार्गदर्शन कौन प्रदान करते हैं? तो नियम। छोटे छोटे हैं भाई, लेकिन ये महत्वपूर्ण है, इनको भूलिएगा नहीं। नियोजन एक कौन सा आचरण है? मानवीय आचरण। भाई अपन ही तो करते हैं नियोजन, तो भाई मानवीय आचरण है वो। और क्या कहेंगे उसको? भावी आवश्यकताओं को रचनात्मक पुनरावलोकन की संज्ञा किसे दी गई है? नियोजन को। भावी आवश्यकताओं के रचनात्मक पुनरावलोकन को, भावी यानी भविष्य की रचनाओं के पुनरावलोकन की संज्ञा किसे दी गई है? नियोजन को। अभी नियोजन के बारे में अपन ने पूर्वानुमान पे बात की थी ना, वही है। फिर से आ गया, पूर्वानुमान से क्या आशय होता है? नियोजन से। क्लियर? पूर्वानुमान से क्या आशय होता है? तो नियोजन से। चलिए, हो गया। क्या करना चाहिए, इसका पूर्व निर्धारण करना नियोजन है। इसमें वैकल्पिक उद्देश्यों, नीतियों, कार्यविधियों और कार्यक्रमों में से चयन करना शामिल है। यह परिभाषा किसने दी? M.E. हले ने। किसने दी? M.E. हले। इनका नाम क्या था? M.E. हले। याद रखिएगा, यहां अम की बिंदी है। क्या करना चाहिए, इसका पूर्व निर्धारण करना नियोजन है। ठीक है भैया। इसमें वैकल्पिक उद्देश्यों, नीतियों, कार्यविधियों और कार्यक्रमों में से चयन करना शामिल है। यह परिभाषा दी है M.E. हले ने। नियोजन विभिन्न प्रकार के पूर्व अनुमानों का, चाहे वे अल्पकालीन हो या दीर्घकालीन, सामान्य हो या विशिष्ट, का संश्लेषण है। यह कथन किसका है? ये भैया फिर से आ गए हेनरी फ्योल का। क्लियर? किसका है ये? हेनरी फ्योल का। हेनरी फ्योल का। चलिए, हेनरी फ्योल के द्वारा प्रयोग किए गए शब्द प्री
प्रीवोयंस का अर्थ है भविष्य का मूल्यांकन करना एवं उसके लिए प्रावधान करना। हेनरी फ्योल के द्वारा प्रयोग किए गए शब्द प्रीवोयंस का अर्थ है भविष्य का मूल्यांकन करना एवं उसके लिए प्रावधान करना। आता है ये वाला प्रश्न, याद रखिएगा, प्रीवोयंस, इसको याद रखिएगा। क्या मतलब है इसका? भविष्य का मूल्यांकन करना और उसके लिए प्रावधान करना। निर्णायक किसके निष्पादन के मूल्यांकन का आधार है? फॉरमैन। निर्णायक किसके निष्पादन के मूल्यांकन का आधार है? तो फॉरमैन। क्लियर? फॉरमैन। कुशल प्रबंध की कसौटी है निर्णयन। कुशल प्रबंध की कसौटी है, क्या है? कुशल प्रबंध की कसौटी क्या है? निर्णयन। किसी भी उपक्रम के निर्बाध संचालन का रहस्य निहित होता है कुशल निर्णयन में। किसमें? कुशल निर्णयन में। निरूपण, पहचान, मूल्यांकन, चयन एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया के चरण हैं निर्णयन। एक प्रबंधक जो कुछ भी क्रिया करता है वह निर्णय के द्वारा ही करता है। यह कथन किसका है? पीटर डकर का। एक प्रबंधक जो कुछ भी क्रिया करता है या कार्य करता है वह निर्णय के द्वारा ही करेगा। यह कथन किसका है? तो पीटर डकर का। किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उपलब्ध विकल्पों में से सचेतन पूर्ण चयन की क्रिया कहलाती है निर्णयन। क्या कहलाती है? निर्णयन। क्लियर? चलिए दोस्तों, तो आज की जो अपनी क्लास है वो समाप्त होती है। 100 से ज़्यादा ही क्वेश्चन होंगे इसमें, है ना। अपन 100 लिखते हैं लेकिन 100 से ज़्यादा ही क्वेश्चन देते हैं। अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि टेलीग्राम में इसकी जो पीडीएफ है वो शुरुआत में भी डाल दी गई थी और जैसे ही क्लास इसकी समाप्त होती है तो उसके बाद ही पीडीएफ आपको मिल जाती है ना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होगी या डाली जाएगी आपके लिए उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। इसके अलावा दोस्तों अगर देखा जाए तो सुबह भी एक क्लास चल रही है जो 6 बजे आ जाती है आप लोगों के पास में रोज़, जो कि करंट से संबंधित होती है। करंट की जितनी भी न्यूज़ हैं उनसे संबंधित ये क्लासें चल रही हैं, तो उनको भी आप लोग देखें, उनसे भी अपनी तैयारी करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।